हेलो गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 22 दिसंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट में जो एमपीटीओ का आपका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को आज हम मिल करके चर्चा करने वाले हैं। और आप देखिएगा दोस्तों, जिस प्रश्न का आंसर जो आपने किया था क्या वो सही है या फिर वो गलत, इसकी परख दोस्तों आज आपको आपके सामने हो जाएगी। तो देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न आप देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप कमेंट करके जरा बताइए मुझे दोस्तों कि आपने इसका जो आंसर किया था वो क्या आंसर किया था। देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो होता है दोस्तों आपका सिलिकॉन में। किसमें? सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पीवीसी में कितने होते हैं? इसमें दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी? 8 इलेक्ट्रॉन होगी। और नाइक्रोम और दोस्तों यूरेका में कितनी होगी? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती। ये क्या है दोस्तों? ये एक चालक है और चालक में जो होता है 1 2 3। और पीवीसी इंसुलेटर है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन में कितने होते हैं? तो सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है? तो ये होता है दोस्तों थर्मिस्टर। थर्मिस्टर को आप क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एनटीसी। लिखना, एनटीसी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? नेगेटिव टेम्परेचर। क्या होता है इसका पूरा नाम? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका फुल फॉर्म होता है। और थर्मिस्टर का आप प्रयोग कहां पे करते हैं? तो दोस्तों थर्मिस्टर का प्रयोग आप करते हैं थर्मियोनिक में। नोट कीजिएगा, कहां पर? थर्मियोनिक में इसका प्रयोग किया जाता है। और जो आपकी एलडीआर है, ये किस प्रकार का प्रतिरोध है? ये दोस्तों लाइट डिपेंडेंट प्रतिरोध है। प्रकाश के पड़ते ही इस प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। और इसका प्रयोग कहां पे करते हैं? टॉर्च के प्रकाश से दोस्तों निकली हुई प्रकाश से द्वार खोला जाता है। आप दोस्तों ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज के दौर पे होता है, आज के दौर पे ऐसा हो रहा है। अगर आपने दोस्तों देखा होगा कि टॉर्च की रोशनी से दरवाजा खुल जाती है, वहीं पर दोस्तों हम एलडीआर का प्रयोग करते हैं। वेरिस्टर का प्रयोग कहां पे करते हैं? ये दोस्तों वेरिस्टर का प्रयोग क्या है? एक वीडीआर है। ये वोल्टेज बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? घट जाती है। और जो आपका सेंसिटर है, ये भी एक प्रकार की दोस्तों एनटीसी है। एनटीसी के श्रेणी में इसको भी रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। और आपने क्या इसका सही आंसर किया था, ये हमें जरूर बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, नीले रंग की सतह पर एक सफेद प्रतीक मौजूद होने पर सुरक्षा चिन्ह की कक्षा कौन सी कहलाती है? यह है दोस्तों अनिवार्य संकेत। और बोर्ड ने भी इसी को सही आंसर माना था, है ना। और मुझे यकीन है कि इतना आसान क्वेश्चन दोस्तों आप कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं, है ना। चेतावनी संकेत जो होता है, इसमें दोस्तों इसका जो पृष्ठभूमि होता है ये पीला रंग का होता है। और जो जानकारी संकेत होता है दोस्तों, इसका पृष्ठभूमि हरा रंग का होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। मैंने जब देखा दोस्तों तो मेरा जो दिल था ना, वो बिल्कुल खुश हो गया दोस्तों कि इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था आपके एमपीटीओ में। अगला क्वेश्चन देखिए, जब भी चालक या परिपथ से जुड़ने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार का बल उत्पन्न होता है? यह होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय बल। बहुत ही दोस्तों लवली क्वेश्चन है। कैसा है? बिल्कुल दोस्तों प्यारा सा इसका जवाब भी है। और यांत्रिक बल कहां से मिलता है? मोटर के आउटपुट से। कहां से दोस्तों? मोटर के आउटपुट से हमें यांत्रिक बल मिलता है। और जो आपकी चुंबकीय बल है, ये कहां से मिलती है? ये दोस्तों कॉइल से मिलती है। कहां से? आपकी कॉइल से मिलती है, जिसको आप क्या नाम देते हैं? जिसको आप वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कम तापमान पर लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लक्स होगी। जो भी दोस्तों कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट एमपीटीओ के एग्जाम में बैठा होगा दोस्तों, शिफ्ट फर्स्ट में जो 22 दिसंबर को हुआ था, उसको दोस्तों मजा ही आ गया होगा। इस टेक्निकल पोर्शन से जो क्वेश्चन आया था, बिल्कुल दोस्तों दिल को टच करने वाली क्वेश्चन पूछा गया था। कम तापमान पर लोहे और स्टील को सोल्डर करने के लिए सबसे उपयुक्त फ्लक्स क्या है? बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल प्यार से इसको टच करिएगा।
जिंक क्लोराइड इसका सही आंसर है। और सुनिए, पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग कहां पे करते हैं? आप याद करिए दोस्तों, मैंने जो क्लास लिया था एक, उसमें आपको बताया था कि पतला हाइड्रोक्लोरिक फ्लक्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों किसकी? जीआई की जो चादर होती है ना, जीआई की जो चादर होती है, या फिर दोस्तों जो इसकी पाइप बनी होती है ना, इस पाइप में जब भी हमें सोल्डर करना होता है तो हम पतला हाइड्रोक्लोरिक को काम में लेते हैं। रोजीन को काम कहां लेते हैं दोस्तों? लिखिएगा बर्तन कौन से दोस्तों? खाना बनाने वाली बर्तन, नोट करना, जो खाना बनाने वाली जो बर्तन होती है, खाना बनाने वाली बर्तन में इस फ्लक्स को प्रयोग करते हैं। जैसे कि खाना बनाने वाली जो बर्तन होती है उसको जब हमें जोड़ना होता है, ज्वाइंट करना होता है दोस्तों, तो हम रोजिन फ्लक्स का और चर्बी का प्रयोग दोस्तों कहां पे करते हैं? चर्बी फ्लक्स का शीशा तथा शुद्ध शीशा तथा शीशे के मिश्रण से, है ना, शीशे के मिश्रण से बनी धातु में दोस्तों जब भी हमें सोल्डर करना होता है तो हम चर्बी फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। आंसर आपने भी सही किया होगा, मुझे दोस्तों आप पर पूरा ट्रस्ट है। जिंक क्लोराइड क्या होगा? इसका जिंक क्लोराइड सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। 6 देखिए, नम और संक्षारक वातावरण में किस प्रकार के परावर्तक का प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग दोस्तों डिस्पर्सिव टाइप में। ये एक नया क्वेश्चन है। ये कैसा क्वेश्चन है? एक नया क्वेश्चन है, और आपने दोस्तों इसका आंसर अगर डिस्पर्सिव टाइप किया होगा तो बिल्कुल आप सही आंसर किए हैं, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। अगला देखिए, एक संधारित्र को 30 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.9 सी की आवश्यकता होती है। कैपेसिटेंस का मान कितना होगा? तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप? देखिएगा, सी बराबर क्या होता है ना, C बराबर देखिएगा, C बराबर होती है दोस्तों Q बटा V। आपके पास आवेश कितना है? 0.9, और वोल्टेज है दोस्तों कितना? 30 वोल्ट है ना। जब पॉइंट को काटेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 0, यानी कि कितना हो गया दोस्तों? 9/300। अब भाग नहीं जाएगा तो 1 0 लगाएंगे, 1 0 लगाइए, एक और 0 लगाना पड़ेगा, अभी एक और 0 लगाइए, और 3 से ये कट जाएगी। कितने से? 3 से ये कट जाएगी, 0.03 फैराड। ये इसका क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर सी देखिए सही आंसर हो गया। और आप भी दोस्तों इसका सही आंसर किए होंगे। बिल्कुल 10 सेकेंड से अधिक इस क्वेश्चन को आपने अपने सामने टिकने नहीं दिया होगा। मुझे दोस्तों ऐसा आप पे लग रहा है, आपकी जो तैयारी थी आपने बहुत मेहनत करके गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस ऐसे प्रश्न को आपने ना बिल्कुल बहुत आसानी से किया होगा। किस प्रकार के अग्निशामक में कांटे के आकार का नोजल होता है? इसमें दोस्तों मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा, आप उसको देख के समझना। इसमें सूखा पाउडर होगा। क्या होगा दोस्तों? सूखा पाउडर। और ये तस्वीर है, इसको आप गौर से देखिए। ये दोस्तों शुष्क पाउडर इसके अंदर भरी हुई है, और ये जो नोजल है इसको जब आप निकालेंगे तो इसका जो नोजल है दोस्तों कांटे के आकार की है। और यहाँ पे देखिए एक क्लिप दिया हुआ है, जैसे आप क्लिप को दबाएंगे नोजल से दोस्तों इसमें जो पाउडर भरी है ये बाहर निकलने लगती है और आग को बुझाती है। अगर आप पूछेंगे इसका यूज कहाँ पे करते हैं, तो आप लिखना दोस्तों, आप लिखना अंडरग्राउंड गोडाउन में। कहां पर दोस्तों? अंडरग्राउंड गोडाउन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों रासायनिक गोडाउन में, कहां पर? इसके अलावा लिखेगा रासायनिक गोडाउन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो अंडरग्राउंड गोडाउन हो, चाहे वो रासायनिक गोडाउन हो, सभी जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, आंतरिक ग्रोलर विधि, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट और ओम मीटर विधि का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो दोस्तों हम शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए करते हैं। आपने दोस्तों पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अल्टरनेटर में एक घटना है जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम हंटिंग के नाम से जानते हैं। हंटिंग होता है दोस्तों, और ये जो हंटिंग होती है कहां पर होती है? ये शाफ्ट में होती है। मोटर के किस भाग में होती है? ये मोटर के सॉफ्ट वाले भाग में होती है। ब्रूस्टर क्या है? ये दोस्तों एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। कौन सी ट्रांसफॉर्मर? ये एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। और देखिएगा ब्रूस्टर ऑटो ट्रांसफॉर्मर और हंटिंग कहां होती है? ये सॉफ्ट पर होती है। किस वजह से होती है? ये दोस्तों आपको पता होगा कि लोड के बदलने की वजह से। अगला, एक कम वाट क्षमता का लैंप उच्च वाट क्षमता के लैंप की तुलना में अधिक चमकती है, क्योंकि दोस्तों उच्च प्रतिरोध और उच्च वोल्टेज ड्रॉप के कारण। कैसा दोस्तों? उच्च प्रतिरोध और उच्च वोल्टेज ड्रॉप के कारण। यही क्या होगा? यही इसका सही और सटीक आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बारे निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वायरिंग स्थापना कार्य करने के लिए उपयोग किया जाने वाला घटकों की सीरीज में आते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, इसको दोस्तों आप कहते हैं वायरिंग डायग्राम। इसको क्या कहते हैं, वायरिंग डायग्राम। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा दोस्तों, जो क्वेश्चन सेट किया है ना एग्जामिनर, वो भी दोस्तों आपके बारे में सोच कर किया है ना, आपके स्ट्रगल के बारे में सोच कर कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% होना चाहिए। वायरिंग डायग्राम, अब सुनना, मैं आपको ऐसे फैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा दोस्तों जो बहुत कम स्टूडेंटों को आता है। सुनिएगा, जब कहीं भी वायरिंग करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ड्राइंग की आवश्यकता होती है। उस ड्राइंग में सबसे पहला चीज क्या होता है, तो नोट करना, उसमें सबसे पहला चीज होता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं जनरल नोट्स। क्या होगा, जनरल नोट्स, है ना, ये ड्राइंग का सबसे पहला हिस्सा होता है। फिर होता है दोस्तों जीए, इसके बाद होती है एसएलडी, फिर होता है दोस्तों, आप नोट कीजिएगा बीओएम। क्या होता है, बीओएम। और पांचवा होता है दोस्तों स्कीम डायग्राम। क्या होती है, स्कीम डायग्राम। तो आप जब भी दोस्तों ड्राइंग देखेंगे तो ड्राइंग में सबसे पहले जनरल नोट्स मिलेगा, फिर जीए मिलेगा, यानी कि जनरल जो भी आपका दोस्तों मटेरियल लगने वाला है उसी के बारे में ये जीए बताता है। फिर एसएलडी सिंगल लाइट डायग्राम होती है, फिर बीओएम बताता है बिल ऑफ मटेरियल, फिर दोस्तों स्कीम डायग्राम जिसमें आपको वायरिंग करना होता है, वो स्कीम डायग्राम में पूरा दिया होता है कि कैसे कैसे आपको वायरिंग करना है। आंसर दोस्तों आपके सामने है, ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब देखिए अगला क्या है, ट्रिकल चार्ज क्या है, तो आपकी जो ट्रिकल चार्ज होती है यह है दोस्तों पहली बार सेवा में डालने पर बैटरी चार्ज करना या लंबे समय तक बैटरी को बहुत कम गति पर चार्ज करना। ऑप्शन नंबर सी, किसी भी स्टूडेंट का एक गलत नहीं हुआ होगा। देखिएगा ये ट्रिकल चार्ज करने की कंडीशन कब आती है, जब दोस्तों बैटरी को कई दिनों तक, कई महीनों तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं और अचानक एक दिन इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों कि उसकी जो चार्ज होती है वो अपने आप दोस्तों वो डिस्चार्ज होने लगती है। उसके अंदर जो वोल्टेज स्टोर होता है वो वोल्टेज क्या होने लगता है, वो अपने आप इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण वो ड्रॉप होने लगता है और कुछ दिनों बाद वो ड्रॉप हो जाता है। फिर अचानक जब आप उसको इस्तेमाल में लेते हैं तो दोस्तों उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसको जो चार्ज करने की प्रोसेस है वही कहलाती है ट्रिकल चार्ज। जो दोस्तों लंबे समय तक बैटरी को बहुत कम गति पर चार्ज करते हैं, फुल चार्ज का 3% चार्ज देकर, 3% करंट देकर इसको चार्ज करते हैं, वही कहलाती है आपकी ट्रिकल चार्ज, है ना। तो अगला देखिएगा, सीरीज में जुड़े कई घुमावों को क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों हम कहते हैं क्वाइल। अब देखिए बोर्ड ने क्या इसका सही आंसर माना था, क्वाइल को, और आप दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर डी को सही किए होंगे तो भी आपका सही आंसर है। आप इस पे क्या लगा सकते हैं, आप इस पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि कई घुमावों को हम क्वाइल भी कहते हैं और वाइंडिंग भी कहते हैं। आप इस पे ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टरों के लिए उपयोग किया जाने वाला AlCaP सोल्डर में प्रयोग किया जाता है, कितना परसेंट प्रयोग किया जाता है, तो ये 9%। कितना दोस्तों, फ्लक्स में 9% प्रयोग किया जाता है AlCaP। नोट कीजिए AlCaP, इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो नोट कीजिएगा एल्यूमिनियम कैल्शियम। क्या होता है, एल्यूमिनियम कैल्शियम फास्फोरस ऑक्साइड, है ना, फास्फोरस ऑक्साइड। ये दोस्तों आपके काम आ सकता है, आप इसको नोट कीजिएगा। इसी के जैसे एक होता है दोस्तों ZCaP, इसका क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है जिंक कैल्शियम फास्फोरस ऑक्साइड, इसका पूरा नाम होता है। और कितने परसेंट मिक्स किया जाता है, ये AlCaP के बारे में बात कर रहा है दोस्तों, एल्यूमिनियम के बारे में, तो ये 9% होती है। कितना, 9% इसको मिक्स किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बचा हुआ चुंबक के नुकसान का कारण नहीं है, तो ये दोस्तों जनरेटर लंबे समय से चल रहा है। अगर जनरेटर आप लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व कभी समाप्त नहीं होगा। अगर हैवी शॉर्ट सर्किट होता है तो आपका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त होने का दोस्तों चांस बढ़ जाता है, और हैवी ओवरलोडिंग के कंडीशन में भी यही होती है, और जनरेटर बहुत अधिक गर्म होने के अधीन में भी यही होता है। आपने सुना होगा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा क्या, कि जब भी चुंबक को हम ऊपर से गिराते हैं हाइट से, तो भी उसकी चुंबकत्व दोस्तों समाप्त होने लगता है या फिर कम हो जाती है, और जब तापमान के करीब उसको ले जाते हैं तो भी क्या होता है, तो भी यही कंडीशन होती है। तो ये सारे कंडीशन ऑप्शन A B C क्या कह रहा है, ये दोस्तों कह रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व इससे समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी कह
कह रहा है कि इससे अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई को प्रतिनिधित्व करता है? यह दोस्तों एम्पियर टर्न मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आप सभी ने दोस्तों इसी को सही आंसर माना होगा और यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या है? नरम ग्रेफाइट ब्रूस के लिए अधिकतम वर्तमान घनत्व क्या है? अब देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल सुनिएगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। 9 से 9.5 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर। ये क्या है? यह दोस्तों करंट घनत्व, करंट डेंसिटी का मान पूछा है ग्रेफाइट से बने ब्रूस के लिए। अगर आपसे दोस्तों इसी ग्रेफाइट का दाब घनत्व के बारे में पूछे, किसके बारे में? दाब घनत्व के बारे में पूछे ग्रेफाइट का, तो ये होता है दोस्तों 0.12 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका दाब घनत्व। अगर वोल्टेज ड्रॉप आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, तो 1 वोल्ट होता है वोल्टेज ड्रॉप। तो आंसर इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस नियम के अनुसार एक बिंदु पर मिलने वाली सभी शाखा धाराओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है? ये दोस्तों पहले नियम में बताया गया है। किसमें? पहले नियम में। और जो पहला नियम है इसको हम क्या कहते हैं? केसीएल इसको कहते हैं। और जो आपकी केसीएल होती है दोस्तों, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करती है। किसके दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह नियम कार्य करती है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के नियम पर यह नियम कार्य करती है। और जो किरचॉफ का नियम है, चाहे वो केसीएल हो चाहे वो केवीएल हो, ये किस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं? तो नोट करना दोस्तों, ये जो आपकी है ये निम्न आवृत्ति वाले सर्किट में काम में लिया जाता है। जिस परिपथ में निम्न फ्रीक्वेंसी हो उसी परिपथ में आप इसको काम ले सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है कि किस शब्द का प्रयोग उस सीमा का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिस तक सोल्डर किए जाने वाली के ऊपर और बीच में बहना चाहिए? तो यह है दोस्तों आपका वेटिंग। ये क्या है? आपका वेटिंग। ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है दोस्तों, आपकी सिलेबस में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। देखिएगा, जब भी आप सोल्डरिंग करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस है दोस्तों टिनिंग, फिर है दूसरा प्रोसेस टेकिंग, फिर तीसरा प्रोसेस है फ्लोटिंग। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? टिनिंग करते हैं, इसके बाद टेकिंग, फिर फ्लोटिंग। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वैद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है? इतना आसान क्वेश्चन है और इस आसान क्वेश्चन का आंसर गैस आयनीकरण प्रभाव है। क्या है? गैस आयनीकरण प्रभाव। और असमान किरण प्रभाव ये कहां पर होता है दोस्तों? जिसको आप कहते हैं एक्सरे। एक्सरे का प्रयोग कहां पे करते हैं आप? तो लिखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? चिकित्सा क्षेत्र में। और रासायनिक प्रभाव दोस्तों ये कहां पर होती है? ये बैटरी में होती है। और जो आपकी चुंबकीय प्रभाव है ये वाइंडिंग में। कहां पर? ये दोस्तों वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव होता है। चुंबकीय प्रभाव कहां से उत्पन्न होती है? किसी वाइंडिंग से चुंबकीय प्रभाव का उत्पादन होता है। 22 देखिए, कार्य करने के लिए जो बलागुण उपलब्ध होता है इससे किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको दोस्तों हम सॉफ्ट टॉर्क के रूप में जानते हैं। अगर मैं कहूं दोस्तों सॉफ्ट टॉर्क कहां पर मिलता है, तो मोटर के ये सॉफ्ट पर ही मिलती है। किस रूप में मिलती है? ये दोस्तों बीएचपी के रूप में मिलती है। और जो आपकी बीएचपी है ये कौन सा टॉर्क है? इसको हम उपयोगी टॉर्क के नाम से भी जानते हैं ना, उपयोगी टॉर्क के नाम से भी हम इसको पहचानते हैं। और जो आपकी दोस्तों आर्मेचर टॉर्क है इसको हम उत्पन्न टॉर्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्पन्न टॉर्क कहते हैं। जो हमें कहां पर मिलता है? ये हमें आर्मेचर वाइंडिंग में मिलती है। कहां पर? आर्मेचर वाइंडिंग में मिलती है। और इसको किस नाम से जानते हैं? लिखिएगा दोस्तों, इसको हम आईएचपी के नाम से जानते हैं। आईएचपी क्या है? इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। और बीएचपी क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। और आपने भी इसका सही आंसर ही किया होगा, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। मशीनों द्वारा उपयोग की जाने वाली धुलाई के प्रकार के बारे में निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सी तकनीकी माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करती है? बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों और नया क्वेश्चन है। आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है न्यूरोफजियोलॉजिक टेक्निक। ये अलग प्रकार की टेक्निक है जो दोस्तों ये हमारे सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है। इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था। उस बाहरी फ्रेम का क्या नाम है जो डंडे को सहारा देता है? बस दोस्तों अगर आपके तैयारी में थोड़ा सा भी दोस्तों वजन रहा होगा ना, तो आधे क्वेश्चन को पढ़ के ही आप इसका सही आंसर कर सकते थे। ये क्या है? ये एक योग के बारे में बात कर रहा है। कम्यूटेटर क्या करता है दोस्तों? ये
पावर परिवर्तन का काम करता है। क्या करता है? पावर को परिवर्तन करने का काम किसका? कम्यूटेटर का। आर्मेचर क्या है दोस्तों? आर्मेचर में हम क्या लपेटते हैं? तो आर्मेचर में आर्मेचर वाइंडिंग लपेटी जाती है। और जो फील्ड वाइंडिंग है ये क्या काम करती है? ये दोस्तों जो फील्ड वाइंडिंग है ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने का यही काम करती है। चुंबकीय फ्लक्स कौन उत्पन्न करता है? तो फील्ड वाइंडिंग। किसी केबल के भीतरी भाग से सबसे बाहरी भाग की ओर पुर्जों का सही क्रम लिखिए। अब देखिए दोस्तों, सही क्रम आप कैसे लिखेंगे? जो आपका सही क्रम है वो क्या होगा? तो सबसे पहले होता है, देखिए, अंदर से होता है चालक, फिर होता है इंसुलेटर, चालक है, इंसुलेटर है, फिर होती है शीथ, शीथ के बाद होती है दोस्तों बेडिंग, शीथ के बाद क्या होती है? बेडिंग, और बेडिंग के बाद होती है आर्मरिंग, और आर्मरिंग के बाद होती है आपकी सर्विंग। अब आप देखिएगा इसमें से देखिएगा कि किस क्रम में आपका पूछा गया है ना। चालक, इंसुलेटर तो किसी में नहीं है, पहला है शीथ, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, है ना। तो शीथ, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग, तो ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से आपको क्या करना था? इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर निकालना था। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, देखिए अगला, रोशनी को समझाया गया है। रोशनी को आप किससे समझते हैं? तो दोस्तों चमकदार प्रवाह प्रति इकाई क्षेत्र में एक सतह पर लंबवत पहुंचाता है, यानी कि एक कोई कौन सा प्रकाश सोर्स है, ये क्या करता है दोस्तों? अपने में से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, लाइट को इमिट करता है, और इमिट करने के बाद दोस्तों ये क्या करता है? प्रति इकाई क्षेत्र में एक सतह पर लंबवत प्रकाश को पहुंचाता है। परपेंडिकुलर क्या करता है? ये प्रकाश को किसी सतह पर पहुंचाती है, यही रोशनी कहलाती है। रोशनी को दोस्तों आप, रोशनी की जो इकाई होती है ये क्या होती है? रोशनी की इकाई, है ना। तो जो रोशनी की इकाई होती है ये होती है दोस्तों, लिखिएगा ल्यूमेंस प्रति वर्ग मीटर। अगर ये आपके ऑप्शन में ना रहे तो एक और लिखिएगा दोस्तों लक्स। अगर ये भी ऑप्शन में ना रहे तो आप एक और लिखिएगा दोस्तों मीटर कैंडल। अब तो दोस्तों आपके ऑप्शन में ये तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा ही। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस कट छेनी के उपयोग का वर्णन करता है? यह है दोस्तों, इसका जो प्रयोग है चाबियों को काटने के लिए प्रयोग किया था। किसको दोस्तों? चाबियों को काटने के लिए इसका आप प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी एक इंसुलेटर की वांछनीय गुण नहीं है? तो यह है दोस्तों कम ढाकता हुआ ताकत, है ना। तो दोस्तों देखिए इसका मतलब क्या है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या है इसका मतलब? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना। ये दोस्तों क्या है? ये निमी लैंग्वेज में आपको बोला गया है, इसलिए अगर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी तो अगर आप दोस्तों इंग्लिश साइड पे गए होंगे तो बहुत आसानी से इसका मतलब समझ गए होंगे आप, है ना। यांत्रिक शक्ति और तापमान प्रतिरोध क्षमता और लचीलापन, ये दोस्तों ये गुण इंसुलेटर के अंदर होना चाहिए। ये गुण इंसुलेटर के अंदर दोस्तों होना चाहिए। सुरक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से मोटर जैसे लोड को जोड़ने या डिस्कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब सुनना दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल दोस्तों नॉर्मल बना देता हूं। देखिएगा, जो आपका सुरक्षात्मक उपकरण है ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये दोस्तों कॉन्टेक्टर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? कॉन्टेक्टर के बारे में बात कर रहा है। और जो आपका स्टार कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है ना, उसके बारे में ये बात कर रहा है। और जो स्टार डेल्टा कॉन्टेक्टर होते हैं उसमें पावर वायरिंग किया जाता है, और पावर वायरिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं? मोटर को सप्लाई देते हैं। तो यहां क्या कह रहा है कि जैसे लोड को जोड़ने या डिस्कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो आपका कॉन्टेक्टर है इसमें पावर वायरिंग की जाती है। तो दोस्तों पावर वायरिंग ही इसका सही आंसर होगा। क्या इसका सही आंसर होगा? पावर वायरिंग ही इसका सही आंसर होगा, है ना। तो देखिए मैंने जो अभी आपको दोस्तों आपको क्या बताया था? एसएलडी के बारे में बताया था ना, एसएलडी के बारे में कि ड्राइंग में आपकी एसएलडी दी होती है। तो एसएलडी पावर वायरिंग को ही बताती है। किसको? पावर वायरिंग को बताती है। तो आंसर इसका सही हो चुका है ऑप्शन नंबर डी। वैद्युतिक में कितने प्रकार की सेवा लाइन होती है? तो ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 सेवा लाइन। कौन सी? तो लिखिएगा पहला जो होती है आपकी रेडियल प्रकार की, पहला रेडियल, और दूसरा दोस्तों रिंग प्रकार की।
ये क्या है, ये सर्विस लाइन है। सेवा लाइन का मतलब क्या होता है, सर्विस लाइन। तो देखिए ये 30 प्रश्न था और अगले एपिसोड में बाकी के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे। और क्वेश्चन अधिक दोस्तों अब आपके फिगर वाले बचे हैं और न्यूमेरिकल प्रश्न बचा है, उसको हम अगले एपिसोड में लाएंगे और आप दोस्तों देखना मत भूलिएगा। और आप दोस्तों हर सुबह 7 बजे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। सुबह 7 बजे दोस्तों हम आपके लिए क्या लेकर आते हैं, डीआरडीओ जैसे एग्जाम में दोस्तों फतेह हासिल करने के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का दोस्तों हम पिटारा खोलते हैं और विस्तार रूप से दोस्तों उसका प्रस्तुतिकरण हम करते हैं। तो आइएगा दोस्तों, सुबह 7 बजे आना मत भूलिएगा। और हाँ, खूब हमें प्यार दीजिए दोस्तों, हमें थोड़ा मोटिवेट करिए ताकि हम दोस्तों आपके लिए इसी प्रकार से कंटेंट में दोस्तों कंटेंट पे कंटेंट लेकर आते रहें और दोस्तों क्वेश्चनों में मिर्च मसाला लेकर हम आपके लिए आते रहें। तो चलिएगा दोस्तों, छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान दीजिएगा दोस्तों, और इसी प्रकार से आप अपने मकसद की ओर लगातार आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए दोस्तों, कल सुबह फिर से मिलते हैं, वापस आइएगा लौटकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।